नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। दोस्तों, आपके लिए आज के इस यूनिट में हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। आपके जितने भी बीएसटीसी सेकेंड ईयर के पेपर हैं उसमें ये यूनिट जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। आप चाहे पहला पेपर पढ़ें, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे 10वां, हर पेपर के अंदर ये यूनिट बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। अगर आप लोग इस चौथे पेपर का जो हिंदी का पेपर है अपना, ठीक है ना, अगर इस यूनिट को आपने पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए आपके सभी पेपरों के अपने जो मूल्यांकन वाला यूनिट है वो आपका सबका एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जिस पे आपको अपडेट मिलती रहती है एसटीसी से संबंधित। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की इस यूनिट में आपको हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न, एक बार जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है ना उनको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक बार। तो बाह्य मूल्यांकन में सम्मिलित क्या होता है? ये इसमें सम्मिलित होता है साथियों वार्षिक परीक्षा, जो हमारा जो एग्जाम पेपर होते हैं लास्ट में, ठीक है ना, वो होता है हमारा बाह्य मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में किस पक्ष की उपस्थिति अनिवार्य रूप से पाई जाती है? तो हम मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 पक्ष हम पढ़ेंगे आगे चल के। पहला है हमारा शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव और तीसरा है व्यवहारगत परिवर्तन। इसका मतलब ये तीनों ही जो पक्ष हैं हमारे मूल्यांकन की प्रक्रिया में अनिवार्य होने चाहिए। ऑप्शन आपका डी है। आगे हम विस्तार से इसकी चर्चा भी करेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है अवलोकन का प्रकार नहीं है। तो देखो, अवलोकन कई प्रकार का होता है, चाहे वो औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है, सामूहिक अवलोकन हो सकता है, लेकिन भैया ये निरौपचारिक तो कोई शब्द ही नहीं है, आज तक हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो इसमें अवलोकन का प्रकार कौन सा नहीं है? निरौपचारिक नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को लाइक करके जाना भैया सभी विद्यार्थी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। परीक्षा में छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों को विभिन्न परीक्षकों द्वारा जांचने पर प्राप्त अंकों में अगर कोई भी अंतर नहीं आता है तो ऐसी परीक्षा की क्या विशेषता होती है? तो वो होती है साथियों विश्वसनीयता। आप लोग पढ़ेंगे आगे भी कि भैया एक परीक्षा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो वो वैध भी हो सकती है, विभेदकारी भी हो सकती है, व्यापकता भी हो सकती है, विश्वसनीयता। अगर पूछा जाए स्पेशली कि अगर कॉपी में प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आए तो वो ऐसी स्थिति में क्या विशेषता दर्शाएगी? विश्वसनीयता को दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ज़्यादातर रीट में पूछे गए प्रश्न है भैया। ये ज़्यादातर रीट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, और इन पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी चलता रहता है। तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा डीपली यहीं पढ़ के जाना है। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? आंसर होगा आपका वैधता इज करेक्ट आंसर। यहीं पर आप लोग क्लियर कर लीजिए, रीट में भी पूछे जाते हैं और आगे हम आपको रीट में भी तैयारी करवाएंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। देखिए, उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये सब की सब हमारी विशेषता हैं। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, व्यापकता, व्यावहारिकता, ये सब के सब क्या है? एक मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन हो गया आपका डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। ठीक है। भाषाई जो कौशल है उसका मूल्यांकन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला ध्यान रखना है कक्षा का स्तर और बच्चों की रुचि उसमें है या नहीं। एक साथ एक या दो अधिक कौशलों का मूल्यांकन भी हमको करना चाहिए। मूल्यांकन दृष्टिकोण सकारात्मक और सुधारवादी हो। मूल्यांकन हमारा सतत एवं व्यापक होना चाहिए। बच्चों से उपलब्धि भावना का विकास हो और सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा भाषा प्रयोग की कुशलता की जांच भी की जानी चाहिए। एक बार आप सभी हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे। खुराना क्लासेस ऐप है जिस पर आपको नाम मात्र का शुल्क लिया जा रहा है, मात्र 109 रुपये। ठीक है, जिसमें आपको 20 मॉडल पेपर और वो पूरे हैंड रिटन मॉडल पेपर के साथ साथ उनके आंसर भी लिखे हुए हैं। आप अगर उनको पढ़ के जाएंगे थोड़ा सा बारीकी से डीपली के साथ, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। आप परीक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे साथियों। अगले प्रश्न पर हम आते हैं कि भाई नाटक या एकांकी का मूल्यांकन कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रक्रिया बताएंगे
पात्रों की भूमिका दे करके उनसे संवाद करवाएंगे, कथा व अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे। ठीक है। कक्षा अभिनय रंगमंच पर अभिनय भी करवाया जा सकता है या फिर एकांकी के तत्वों की समालोचना भी करवाई जा सकती है। तो ये हमारे नाटक या फिर एकांकी का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया होती है। तो ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लेखन क्षमता के मूल्यांकन की दो गतिविधि। भाई, लेखन क्षमता का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है? छात्र अक्षर या शब्द देखकर लिख पा रहे हैं अथवा नहीं, उसके बाद बिना देखे अपने मन से शब्दों या अक्षरों को लिख पा रहे नहीं, इसका भी हम अवलोकन करेंगे। प्रश्नों को सुनकर पढ़कर एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिख पा रहे नहीं, इसका भी हम अवलोकन करेंगे। 2 या 3 वाक्यों में विवरण लिख पा रहे हैं या नहीं, इसको भी हम मूल्यांकित करेंगे। और अपरिचित शब्दों को सुनकर लिखने में वो सक्षम है या नहीं, इस बात का भी हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं मूल टॉपिक की कि मूल्यांकन कहते किसको है। सबसे पहले इसको हम डीपली तरीके से पढ़ेंगे कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य आंकना। क्या होता है? मूल्यों का आकलन करना। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन से तात्पर्य इस बात की जांच करना है कि शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है। क्या शिक्षण से पहले शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था? शिक्षण द्वारा छात्रों को उनकी प्राप्ति किस स्तर तक हुई है? अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में कहाँ तक सफल हुआ है? बच्चों की रुचियाँ, रुझान, योग्यता और व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है? इन सब बातों का अनुमान मूल्यांकन के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस प्रकार मूल्यांकन के द्वारा विषय वस्तु के ज्ञान की जांच होती है, साथ ही बालक की रुचि, उसकी अभिवृत्ति, योग्यता और दृष्टिकोणों आदि में जो परिवर्तन और विकास हुआ है उसकी भी जांच होती है। इसलिए मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से अधिक व्यापक होता है, क्योंकि परीक्षा का संबंध तो केवल विषय वस्तु के ज्ञान से जांचना होता है, परंतु भैया मूल्यांकन में तो सारी चीज़ें होती है। मूल्यांकन के अर्थ एवं प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसका नाम है C.C. रॉश। उसने भी मूल्यांकन को परिभाषित किया है कि मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो ये मूल्यांकन की परिभाषा किसने दी है? C.C. रॉश ने दी है। अगला प्रश्न हमारा आता है, देखिए, NCERT द्वारा व्यक्त मूल्यांकन की विशेषताएं। तो NCERT ने मूल्यांकन की क्या क्या विवेचनाएं की हैं? तो देखिए, यहाँ पर निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी है कि कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं तथा व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूरी हुई है। इस तरह मूल्यांकन प्रक्रिया में तीनों पक्षों या अंगों की उपस्थिति अनिवार्य होती है और ये 3 अंग आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, कि शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन। ये आपको ट्रायंगल के रूप में मिलेगा। ठीक है ना, और ये आपके लिए रीट में भी प्रश्न पूछा गया है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं देखेंगे आप लोग, क्या क्या विशेषताएं होती है कि मूल्यांकन की कुछ विशेषताओं को ध्यान में रख लेना या समझ लेना आवश्यक है। और वो विशेषताएं है, पहली है हमारी यथार्थता। जिन इकाइयों पर बल दिया गया है उन्हीं का परीक्षण होना चाहिए, अर्थात शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को जो सिखाया पढ़ाया जा गया है मूल्यांकन उसी पर आधारित होना चाहिए। यही क्या है? मूल्यांकन का यथार्थवादी होना है। ठीक है। अगला जो हमारी विशेषता है वो है हमारी अगली विश्वसनीयता। मूल्यांकन में विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक है। किसी शिक्षक के द्वारा समय अंतराल से उसी विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है तो विद्यार्थी का स्थान वही होना चाहिए जो पूर्व में मापन एवं मूल्यांकन द्वारा प्राप्त हुआ था। यानी प्राप्त अंकों में कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? विश्वसनीयता। एक विद्यार्थी की कॉपी को दो चार बार जांचा लेकिन उसके अंकों में कोई डिफरेंट नहीं आया, दैट इज वो परीक्षा कैसी होगी? विश्वसनीयता होगी। वो मूल्यांकन विश्वसनीयता का होगा। अगला है जांच में सुगमता।
मूल्यांकन पद्धति इतनी सुगम होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं और शैक्षणिक कुशलताओं की जांच सुगमता से की जा सके, उनकी कमियों और योग्यताओं को बताया जा सके। नेक्स्ट है अपनी वस्तुनिष्ठता। ये प्रश्न आपको रीट में भी पढ़ने को मिलेगा साथियों। प्रश्न ऐसे बनने चाहिए जिसके उत्तर एक ही हो। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में हम प्रश्न पढ़ते हैं ना, वो वस्तुनिष्ठता होती है कि प्रश्न चाहे कुछ भी हो, उत्तर उसका नहीं बदलना चाहिए। उत्तर तो फिक्स रहेगा, चाहे उसको 50 बारी क्यों नहीं जांच ले। वस्तुनिष्ठता होने पर मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की कोई मनमानी नहीं कर सकता, और वस्तुनिष्ठता से मूल्यांकन सच्चा भी होता है, ईमानदारी पूर्वक होता है। व्यावहारिकता की बात करें तो मूल्यांकन में व्यावहारिक होना चाहिए, उससे व्यवहार में जरूर लाया जाए। इसमें नहीं कि मतभेद होना चाहिए, इसके अंदर वैज्ञानिकता भी होनी चाहिए मूल्यांकन के अंदर, और पाठ्यक्रम के अंदर तार्किकता भी होनी चाहिए। तो ये आप सबको याद रखना है। अब बात करें हम कि हिंदी शिक्षण मूल्यांकन में प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, जो आप लोग सब पढ़ रहे हो। सबसे पहले प्रश्न हमारे आते हैं भैया निबंधात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है, इनको वर्णनात्मक प्रश्न भी बोलते हैं। इसमें बच्चा विस्तृत उत्तर देता है, सरलता से खुद के तर्क प्रस्तुत करता है, ठीक है ना, अपनी खुद के विचारों की मौलिकता व्यक्त करता है। और लघुत्रात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ शब्दों से लेकर के यानी 10 से 15 पंक्तियों में हम उत्तर देते हैं, तो उनकी उत्तर सीमा निर्धारित की जाती है। और वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न जो हैं वस्तु स्थिति पर आधारित होते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में छात्रों को कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती, इसका उत्तर हमेशा अद्वितीय होता है, स्पष्ट उत्तर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, देखिए, मौखिक भाषा के मूल्यांकन संबंधी कौन कौन से आधार बिंदु निर्धारित किए जा सकते हैं। तो पहला बिंदु है विद्यार्थियों द्वारा हिंदी भाषा के सभी अक्षरों शब्दों का उपयुक्त उच्चारण कर पाना, प्रभावशाली ढंग से कविता कहानी सुना सकना अथवा वार्तालाप करना, नाटक लघु नाटिका आदि में भाग लेना, देखी या सुनी घटना का मौखिक वर्णन कर पाना, नए शब्दों का अपनी भाषा में उपयोग कर पाना, विचारों को व्यवस्थित कर पाना एवं सहज अभिव्यक्ति कर पाना, सभी स्वर व्यंजनों और व्यंजन गुच्छों का उपयुक्त उच्चारण कर पाना, उचित बलाघात अनुतान और प्रवाह का भाषा में प्रयोग करना। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, आपको याद करना है। नेक्स्ट हम प्रश्न पर आते हैं, देखिए, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, ठीक है। और प्रश्न हमको पढ़ना है, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए भाई, गद्य साहित्य का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, बताइए। तो कविता की तरह ही सस्वर पठन को स्थान दिया जाए, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मौन पठन कराया जाए, पठन के बाद में उनसे चिंतनात्मक या बोध प्रश्न पूछे जाए, गद्य में कथ्य और अभिव्यक्ति की समझ का मूल्यांकन किया जाए, कहानी या निबंध में मुख्य विचारधारा क्या है, विचार प्रस्तुति में शब्दों वाक्यों या भाषा शैली का प्रयोग आदि का मूल्यांकन किया जाए, ठीक है। और कहानी के लिए 2-3 शीर्षक पूछ करके उनके चलल का आधार पूछिए। इस प्रकार छात्रों से अनुमान लगाने की क्षमता, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का मूल्यांकन संभव हो सकता है। ऐसे ही हम एकांकी नाटक का मूल्यांकन करेंगे और आत्मकथा या जीवनी का नाटक कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए, अगला है कि छात्र की मौखिक योग्यता और लिखित लेख के मूल्यांकन को आप किस प्रकार कर पाएंगे। तो सबसे पहला हम करेंगे अवलोकन मूल्यांकन। अवलोकन मौखिक का, छात्र अध्यापक कक्षा के वातावरण का, छात्र के व्यवहार कार्य की पहल सचेतता आदि का अवलोकन अपना मत बनावे शिक्षक की मीटिंग में प्रस्तुत करें। जयंतियों, वार्षिकोत्सव, प्रार्थना सभा प्रतियोगिताओं में शिक्षक समूह आकलन कर सकते हैं। भाषण में प्रस्तुति, विषय वस्तु, क्रमबद्धता, प्रभात, स्पष्टता के अनुसार मूल्यांकन करें। नाटक के मूल्यांकन में कक्षा अभिनय, रंगमंच अभिनय के समय पात्रानुसार स्वर बदल करके अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करें। छात्र नाटक पठन के समय पात्र अनुसार स्वर बदल करके प्रभावी ढंग से भाषण करें, इसका भी ध्यान रखा जाए। और बात करें हम लेख का मूल्यांकन कैसे होगा, तो लिखित लेख की प्रस्तुति विषय वस्तु की स्पष्टता का ध्यान रख करके विषय अध्यापक या कक्षा अध्यापक उसका मूल्यांकन कर सकते हैं।
कहानी लेखन में शुद्ध वर्तनी स्वाभाविकता क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाए। कविता लेखन में कविता के चरण छंद अनुसार लेखन का भी ध्यान रखा जाए। खबरों का संकलन करते समय उसका समाज में प्रभाव निर्देशिता का ध्यान रखा जाए। समय स्थान और दिनांक का उल्लेख खबरों में होना चाहिए। ऐसी खबरें लिखी जाए जिसको समाज को कोई ना कोई संदेश मिले और भविष्य में उसे हम सचेष्ट रहें। तो ये अपने प्रश्न हैं। बाकी बात करें हम निबंधात्मक की, तो निबंधात्मक प्रश्न तो मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं बताया है। एप्लीकेशन पर आप लोग जाएंगे और ऐप में अपना पूरा कोर्स पढ़ लेंगे। 109 रुपये आपको पे करना है ऐप के अंदर। अगर आप लोगों के पास फ़ोन पे या गूगल पे नहीं है तो आप लोग इस नंबर पर पेमेंट करके आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 99 83 94 15 66 क्या है, ठीक है भाई, 1566 ये अपना नंबर है। और इस पर आप लोग क्या करेंगे, पे कर देंगे 109 का, और आपको कोर्स एक्टिवेट कर दिया जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए साथियों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। धन्यवाद।